नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में प्रस्तावित इकाई 4 से वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि कि किस प्रकार भारतीय नवजागरण आया, नवजागरण का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, उन सभी तथ्यों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। नवजागरण के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य हैं कि नवजागरण का अर्थ है नए तरीके से जागना, दृष्टिकोण में परिवर्तन। सबसे पहले जो नवजागरण आया वह कहाँ पर हुआ? वो बंगाल में घटित हुआ। बंगाल में सबसे पहले नवजागरण आया। और नवजागरण है वो क्या है कि 19वीं शताब्दी से संबंधित है। सर्वप्रथम आपको याद रखना है, प्रश्न बनता है कि नवजागरण किससे संबंधित है, तो 19वीं शताब्दी में ही नवजागरण का प्रारंभ हुआ, जहां पश्चिमी यूरोपीय संस्कृत की टकराहट भारतीय संस्कृत से हुई। आपने देखा होगा कि किस प्रकार 18वीं शताब्दी में व्यक्ति साधारण विचारों वाला था। जब 19वीं शताब्दी आई, 19वीं शताब्दी में जो पश्चिम के देश हैं उनकी जो संस्कृति है सभी वो भारतीय संस्कृति से उनकी टकराहट हुई और एक नवीन विचारधारा निकली कि किस प्रकार भारतीय संस्कृत पर पाश्चात्य संस्कृत का प्रभाव, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं, वह सभी किस प्रकार वहाँ की संस्कृति, व्यक्ति कितना मॉडर्न होता चला गया, धीरे धीरे मॉडर्निटी की ओर बढ़ गया। तो वही सब है भारतीय नवजागरण में, और संस्कृति का टकराहट का अर्थ वही है। नवजागरण की अवधारणा है वह क्या है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण की जो तीव्र दौर से गुजरा, उसे चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं। कुछ पुनरुत्थान तो कुछ अन्य नवजागरण, ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। सर्वप्रथम हम नवजागरण का अर्थ देखेंगे कि नवजागरण आखिर है क्या। बहुत बार ये शब्द सुना, नवजागरण, पुनर्जागरण। नवजागरण है नवीन दृष्टिकोण, पुनर्जागरण है दोबारा से जागना। तो नए तरीके से जागना, जागने का तात्पर्य सोने से जागना से नहीं है। अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन, दृष्टिकोण में परिवर्तन, अपने जीवन जीने के तरीकों में परिवर्तन, कि किस प्रकार व्यक्ति समाज में रहते हुए इसमें निहित है कि हम पहले भी जागे हुए थे, किंतु अब जागने का दृष्टिकोण बदल गया है। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानती, उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। जब आपने भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास में देखा कि किस प्रकार मध्यकाल में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ है ना, तो किस प्रकार उनमें युद्ध हुए और मध्यकाल में इस्लाम हिंदुत्व की टकराहट हुई। इस्लाम यानी मुस्लिम संप्रदाय का और हिंदू का आपस में टकराहट, उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। यानी किस प्रकार हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे और बहुत सारी जो परेशानियां थी वह उस काल में थी। तो वो क्या है, अंधकार, यानी समाज को कोई नई दिशा दिखाने वाला नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, और पतन यानी उनका ही वो नीचे की ओर गिर रहे थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा इत्यादि चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की व्याख्या हेतु इसी शब्द को उचित माना है। नवजागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है। संक्रमण यानी एक से दूसरी की ओर बढ़ना, परिवर्तन होना, जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकराकर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है, उनमें अतीत की स्मृतियां भी नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। कि किस प्रकार भारतीय पाश्चात्य संस्कृति में जब टकराहट हुई, तो पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि अधिकतर महिलाएं साधारण वस्त्र, साड़ी ही पहनती थी। उनकी सोच बिल्कुल सीमित थी, है ना, घर में ही रहती थी, बाहर उनका आवागमन नहीं होता था। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ता गया तो व्यक्ति की रहन सहन, जीवन जीने के तरीकों में, सब चीज में परिवर्तन होने लगा।
डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ये इनका व्याख्या इन्होंने दी है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं और बुराइयां छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाता है। यानी अच्छाइयाँ तो ग्रहण करता है समाज एक दूसरे की, और उनकी बुराइयों को भी छोड़ना चाहता है, पर ऐसा नहीं होता साधारण। अगर हम किसी संस्कृति को अपना रहे हैं तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी हम पर प्रभाव डालती हैं, हमारी संस्कृति पर। भारतीय समाज के इतिहास में ऐसे दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जागरण था वो मध्यकाल से संबंधित है। जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, इस्लामी संस्कृति समतामूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमतामूलक सामाजिक संरचना पर। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण हुआ। जब भक्ति काल का जागरण पढ़ते हैं तो वो इसी प्रकार हुआ कि जब मुस्लिम समुदाय का भारत में आगमन हुआ और हिंदू और मुस्लिम आपस में टकराए, और तभी यह भक्तिकाल का जागरण हुआ। वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सभी के लिए भगवान की शरण में जाने लगे और भगवान की भक्ति विषयक रचना करने लगे। तब भक्तिकाल का उदय हुआ। सामसिक संस्कृति उद्भूत हुई। संस्कृतियां पहले टकराती हैं, फिर तटस्थ होती हैं और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो पहले कोई भी विचारधारा है, जैसे साधारण शब्दों में ले लिया जाए तो जब दो मनुष्य आपस में मिलते हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, तो वो एकदम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, टकराहट होती है। फिर धीरे धीरे वो इस प्रकार एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ जानते हुए आपस में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं और साथ साथ रहने लगते हैं। यही है यहाँ पर भी कि जब संस्कृतियाँ आपस में टकराती हैं, फिर तटस्थ होती हैं, एक दूसरे को देखती हैं, परखती हैं और अंत में वह परिचित होने के बाद आपस में घुल मिल जाती हैं। घुलने मिलने का यही स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देता है। जो दूसरा नवजागरण है वो 19वीं शताब्दी से संबंधित है, जहाँ पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई। जो पहला जागरण था वह भक्ति काल में, जब मुस्लिम भारतवर्ष में आए उस समय हुआ, और दूसरा हुआ 19वीं शताब्दी में, जब पश्चिमी देशों का प्रभाव। उसका कारण यह है कि भारत से बाहर व्यक्ति विदेशों में आवागमन होने लगा, वहाँ की संस्कृति को वो अब जाकर अपनाने लगे, देखने लगे, फिर लौटकर भारत आते। और मीडिया, इंटरनेट ने तरक्की की, तो बहुत सारी 19वीं शताब्दी में ऐसे परिवर्तन हुए जिनसे पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति को भारतवर्ष के व्यक्तियों ने देखा और वहाँ के लोगों ने उसे यहाँ के कल्चर को अपनाया। तो दोनों संस्कृतियों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, यह तो बहुत ही साधारण बात है। अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों के जरिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनता चला गया। मुगलों के पराभव ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को कमजोर कर दिया, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। मुगल, मराठा व सिख आदि सत्ताओं के पराजय से देश का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का गुलाम हो गया। अंग्रेजों की नीतियां तथा ईसाई धर्म प्रचारकों व प्राच्य संस्कृति को हेय समझने वाले अधिकारियों आदि ने भारतीय सांस्कृतिक गौरव को आघात पहुंचाया। अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक नीति के तहत जमीन का नया बंदोबस्त किया। इससे अपने आप में सिमटे हुए गांवों की जड़ता टूटी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए और प्रगति का एक नया मार्ग हमें मिला। यातायात के नए साधनों से व्यापार में वृद्धि हुई और हमारे आवागमन की गति तेज हुई। प्रेस के आने के कारण विचार विनिमय में सुविधा हुई, विचारों की स्वतंत्रता का द्वार उन्मुक्त हुआ। यह नवजागरण ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। जो मैं पहले कह चुकी हूँ कि इंटरनेट ने तरक्की की, मीडिया आया, प्रेस आई, आवागमन के साधन आए कि व्यक्ति सोचता है और 2 घंटे में यहाँ से लंदन या अमेरिका पहुँच जाता है। तो क्या है कि तरक्की जो समाज ने, मीडिया ने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आवागमन के जो साधन हैं, सबने तरक्की की, उसका प्रभाव भी यहाँ पर बहुत पड़ा है नवजागरण पर।
भारतीय समाज की रूढ़िवादी व धार्मिक संकीर्णता ने स्वयं यहाँ के एक वर्ग को सोचने को मजबूर किया। निस्संदेह अंग्रेजों की शिक्षा नीति उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत ही थी, परंतु इसने दो संस्कृतियों की टकराहट के बीच आधुनिकता के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति नवजागरण के माध्यम से हुई। विश्व चिंतन की तमाम आधुनिक स्थापनाएं पहली बार नवजागरण के माध्यम से 19वीं सदी में व्यक्त हुई। सबसे पहले नवजागरण बंगाल में घटित हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि नवजागरण कब से प्रारंभ हुआ? 19वीं शताब्दी से। और सबसे पहले कहाँ हुआ? बंगाल में। वस्तुतः प्लासी के युद्ध के बाद अर्थात 1757 ईस्वी में ही बंगाल अंग्रेजों के अधीन होकर उसमें विकसित पूंजीवाद, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आ चुका है। स्वाभाविक है कि बंगाल को इसका लाभ मिला और वहां नवजागरण आया। तो नवजागरण का हमने आज के सत्र में नवजागरण का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, नवजागरण का अर्थ क्या है, सर्वप्रथम नवजागरण कहाँ से शुरू हुआ, दो नवजागरण कौन से हैं जो भारतीय समाज और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी तथ्यों का अध्ययन हमने आज के सत्र में किया। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।